युवक युवती हैं, इनके लिए ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल अपॉर्चुनिटी हो। खुद के उद्यम से तो सब सीखते हैं, बहुत सारे युवा बहुत कुछ काम करते हैं इस फील्ड में, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटी इस स्केल में 1500 स्कूल 15,000 स्कूल और 500 कॉलेज में कभी नहीं हुआ। बहुत ही बड़ी बात है। मैं आसाम के नहीं, ये देश का, लेकिन इसमें जो 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनेगा, आप उससे अनुमान कर पाएंगे असम में बहुत सारे ऐसे स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनेगा। जो 500 कॉलेजेस में बनेगा, देश भर बनेगा, लेकिन असम में जो 500 बनेंगे देश भर, असम में तो काफी सारे बनेंगे। ऐसे जितना गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था उसके तुलना में 4 गुना से ज्यादा हो रहा है देश भर। और असम में इस बजट में 29,000 करोड़ 29,000 करोड़ इसमें रखा गया है। उसी तरह अगर आप नेक्स्ट पेज को जाइए, पेज 5 को, मैं रेलवेज के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि लगभग 5 गुना रेलवे बजट बढ़ा है असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए। उसी तरह ऊपर आप देखें कि नेशनल वाटरवेज डेवलपमेंट में बहुत काम किया जा रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे ट्रेडिशनल इतिहास में हमारे देश में हुआ करता था, लेकिन सदियों के लिए इसको हमने नेग्लेक्ट किया, इसको भूल गए। वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होता है, रोड की तुलना में, रेल की तुलना में, एयर फ्रेट की तुलना में। ये हमारे अर्थव्यवस्था और हमारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आप जानते हैं कि असम में भी ब्रह्मपुत्र पर एक इसमें से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बजट में इंक्लूड किया गया है। उसी तरह अगर आप चलिए पेज नंबर 6 को, ये देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के हेल्थ केयर मिशन का बजट में उसके लिए प्रोविजन रखा गया है। असम में कई सारे हैं। गुवाहाटी में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च, इसको अपग्रेड किया जा रहा है। तेजपुर में जो है नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट, इसको अपग्रेड किया जा रहा है। उसी तरह आगे बढ़े तो आप एक एक पेज करके आगे ले जाइए और मैं आपको दिखाना चाहूंगा पेज 10 को। मैं आपको एक उदाहरण दिया कि जो फार्म सेक्टर में भारत विस्तार टेक्नोलॉजी और पॉलिसी में बदलाव लाकर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसमें असम का टी सेक्टर को इंक्लूड किया गया है। बुद्धिस्ट सर्किट पेज 13 में है। बुद्धिस्ट असम में टूरिज्म के लिए बहुत पोटेंशियल है और धीरे धीरे टूरिज्म का जो संख्या, टूरिज्म का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ये बढ़ते जा रहा है। इसमें एक और जोड़ा गया है कि जब हम बुद्धिस्ट सर्किट को देखते हैं, वो केवल गया बोध गया में नहीं है, वो असम, उड़ीसा, विभिन्न प्रदेशों में इसका बहुत हेरिटेज है और इसको जोड़ा जा रहा है। इस बार टूरिज्म सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में इसका प्रोविजन रखा गया है। उसी तरह बहुत सारे हैं, मैं मानता हूं कि सब विषय पर जाना संभव नहीं होगा। आप सब पेज थोड़ा थोड़ा दिखा दीजिए। मैं आपको अंत में ये कहना चाहूंगा कि मैं पूरे आंकड़े आपके साथ शेयर करूंगा, आपके साथ डिटेल में दूंगा सब आपको। मेरा कहने का मतलब इतना था, अंत में ये कहूंगा कि भारत में जो बदलाव आया है पिछले 11 साल में, ये ऐतिहासिक है। ये केवल एक दशक या 10-12 साल का कहानी नहीं है। ये सदियों के बाद, आफ्टर मेनी सेंचुरीज, इस तरह का टर्न अराउंड आया है कि जो पूर्व में पहले हमारे पर राज करते थे, हम उनसे आगे बढ़ गए हैं अर्थनैतिक व्यवस्था में। जिन देशों ने हमको गरीब बना दिया, अब हमारी अभी पूरा टर्न अराउंड हो चुका है और उन देशों का जितना पॉपुलेशन है उनसे 3 गुना ज्यादा लोग हम गरीबी रेखा से ऊपर उठा लाए हैं। उन देशों को हम अभी मदद करने की स्थिति में आ गए हैं और ये नया भारत और नया असम
पर हम गर्व लेना चाहिए। मेरा निवेदन आपको एज मीडिया, आपका एक कर्तव्य होता है कि जब इस तरह का बदलाव होता है, ये आपके दर्शकों के पास, रीडर्स के पास पहुंचाने के लिए मैं आपको अंत में केवल इतना कहूँगा, भारत में हमारे आपस में विभिन्न प्रकार की चर्चा होती है, लेकिन आप भी जानते हैं कि देश के बाहर, विदेश में जब भारत की बारे चर्चा होती है, पिछले 10-11 साल में जिस तरह का सम्मान भारत को मिलता है आज, जिस तरह का रेस्पेक्ट भारतीयों को मिलता है आज, वो बिल्कुल अतुलनीय है। ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और जिस तरह का प्रगति हम आसाम में 10 साल पहले तक कभी सोच भी नहीं सकते, वो अभी ना केवल संभव, वो अपने आंखों के सामने वो दिखाई दे रहा है। ये जो चर्चा दुनिया भर हो रही है, हमारे देश के अर्थव्यवस्था पर लोग प्रशंसा पर प्रशंसा करते जा रहे हैं, हमें भी इसकी डिटेल्स लोगों के पास पहुंचानी चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से क्षमा चाहूंगा, मैं पहुंचने में विलम्ब हो गया तो कोऑर्डिनेशन की वजह से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि ये आंकड़े के साथ, क्योंकि कभी कभी इस तरह का टेक्निकल इश्यूज पर, अर्थनैतिक व्यवस्था पर हम इतना फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये देश के लिए, असम के लिए, पूर्वोत्तर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैसेज जरूर पहुंचाना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यूपीए के कार्यकाल में आया था, तो अभी जो 10 साल में जो एनडीए सरकार ने जो कितने दिया था, 2 लाख, दो टाइप का मैं बताता हूँ। एक जो यूपीए टाइम में, एक था टैक्स का शेयर था 64,000, वो तो मालूम है, और ग्रांट इन एड का था 63,000। एक था 64, एक था 63,000। जो 64,000 था वो हो गया 3,12,000 करोड़, यस, और जो 63,000 था वो हो गया 2.5 लाख। और एक बात आपको पूछना चाहूंगा सर, आप आज नौगांव आए हैं, तो यहाँ पे वाटर ड्रॉ भी है। अभी आपने बोला कि जो जितना भी एयरपोर्ट था उसका संख्या लगभग डबलिंग हो गया है, दुगना हो गया है। तो नौगांव जो है, आप यहाँ के पास ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बन रहा है, वहाँ से नौगांव एयरपोर्ट की दूरी 140 किलोमीटर के करीब होगा। तो नौगांव में अभी तक एक एयरपोर्ट होना चाहिए, सब लोग बोलता है। और नौगांव में जितना भी अभी देखा है कि यहाँ पे भी आप लोग का पार्टी का पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, तो इस बारे में पार्टी सोचते हैं कि ये भी आपसे पूछना चाहूँगा। आपको मैं धन्यवाद दूंगा। आप एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाए हैं। ये बात सच है कि पिछले 5-6 साल में भारत के एयरपोर्ट्स की संख्या दुगना हो गए हैं, और इसको आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, सबसे बहुत वेल नोन है उड़ान योजना। और ये क्या होता है, पहले तो आम आदमी का कभी सपना भी नहीं होता था कि फ्लाइट पे जाए, ट्रेन पे भी कनेक्शन नहीं होता था नॉर्थ ईस्ट में, वो बहुत बदल चुका है। तो जहाँ बड़ा पॉपुलेशन होता है वहाँ अपने आप वो कमर्शियल हो जाता है, वो खुद एयरलाइन आ जाते हैं, ट्रैफिक होता है, बहुत लोग होते हैं। जहाँ न्यू डेवलपिंग एरियाज हैं, वो उड़ान स्कीम के जरिए सरकार को उनको कुछ सब्सिडी देना पड़ता है, और वो सब्सिडी के माध्यम से पहले 2-3-4 साल जब उसको सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं तो अपने आप वो पिकअप लेता है। तो आपने देखा है कि इतने सारे एयरपोर्ट्स बने हैं, धीरे धीरे वो सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं। जैसे कि उड़ीसा में केवल एक एयरपोर्ट था, अभी कई सारे हो गए। असम में भी कई सारे एयरपोर्ट अभी डेवलप हो चुके हैं। पार्टी बिल्कुल इस पर अवगत है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो विधायक लोग हैं यहाँ बैठे हैं, हमारे पार्टी के नेता जैसे कि जिला के अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ, और स्टेट के जनरल सेक्रेटरी भी बैठे हैं, अध्यक्ष जी, और खास करके असम के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री डांगोरिया जी हैं, वो तो बहुत डायनामिक है, बहुत पुश करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने सारे प्रोजेक्ट है, सभी प्रदेश को जितना भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, असम तो आगे बढ़ के वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके यहाँ ले आता है। नहीं तो कौन कभी सोचा था कि सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट 27,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ये असम में आ जाएगा,
और नौगांव के बगल में आ जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा बड़ा इंडस्ट्री आ रहा है, इसका डिमांड भी बढ़ेगा। और पार्टी की तरफ से मैं आपको ये जरूर आश्वासन देना चाहूँगा कि हमारे कार्यकर्ता लगातार ये इशू उठाते हैं कि यहाँ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, यहाँ ये डेवलपमेंट हो रहा है, ये ऑपरेशन की जरूरत है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ अच्छा होगा। What is the total expenditure outlay for 2025 and 26? ये तो बजट पे पूरा डिटेल्स है, इट हैज गॉन अप बाय ह्यूज अमाउंट। जैसे मैंने कहा असम के लिए आई वांट टू गिव द फोकस, तो असम के लिए I just these are the two most important numbers that I gave to you, that 64,000 tax share has gone to 3,12,000 crores, अभी इस साल बढ़ते जा रहा है, और 63,000 जो ग्रांट इन that has gone to 2.5 lakh crores। जी, जो ट्रेड डील के ऊपर कुछ बताएं, क्योंकि बहुत असमंजस की स्थिति हुई है और विपक्ष ने भी इस पर काफी कुछ कहा है। और सर दूसरा क्या है कि ये संसद जो नहीं चलने दी जा रही है, जो लगातार धरने पर बैठ जा रहे हैं कांग्रेसी जो विपक्षी सांसद है, सर उसके बारे में देखिए, आज का जो ये प्रेस वार्ता मैं बजट पर रखना चाहूंगा, लेकिन आप एक महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, तो इसको लेकर मैं थोड़ा एक शब्द ज्यादा उस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा। ये कहूंगा कि विपक्ष का जो भूमिका वो हमारे संविधान में महत्वपूर्ण है, वो पार्टिसिपेट करना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए, प्रस्ताव लाना चाहिए, और संसद में इतने सारे प्रोविजंस हैं काम करने के लिए, वो करना चाहिए। वो जो नहीं कर रहे हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी पिछले शुक्रवार को सदन को बंद करना पड़ा विपक्ष के डिस्टर्बेंस है, और वो था प्राइवेट मेंबर्स बिल। मेरा अपना एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है, वो है बच्चों के लिए सोशल मीडिया थोड़ा रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया का एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों पर। बहुत सारे देश अभी इसको रेगुलेट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कानून लागू हो गया, ऐसा 10, 11, 12 देशों में कानून लागू हो गया है, और भारत में बहुत सारे पेरेंट्स ग्रुप, टीचर्स ग्रुप कह रहे हैं। अब उदाहरण देख रहे हैं, अभी पिछले हफ्ता आपने देखे होगा गाजियाबाद में 3 बच्ची वो खुदकुशी किए, और ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनका सोशल मीडिया के जरिया उन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बन रहा था, और गेमिंग कुछ लेकर वो इस तरह का एलिगेशन है। इससे ये बिल मैंने जो प्रपोज किया था, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों को देखकर, और इंडिया भारत में पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट से, इसको भी उन्होंने बंद कर दिया। मैं इसका लॉजिक नहीं समझ पा रहा। आप ये सरकार का इसमें कुछ नहीं है। इसके जैसे मेरा बिल था, ऐसे बहुत सारे सांसदों का बिल था, जैसे कुछ विपक्ष के भी सांसद हैं, वो भी कुछ अच्छे बिल कभी कभी लाते हैं, वो भी मूव करना चाहिए था। उसको रोकने का क्या लॉजिक मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा। और विपक्ष के जो नेता लोग हैं इस प्रकार के करते हैं कि लगता है कि देश को नुकसान होने से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई, आप सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ जो करते हो, आपके बहुत सारे जगह है करने के लिए। सांसद में डिस्टर्बेंस करने से नुकसान तो देश को ही होता है, जितना खर्चा होता है, या वो आपका काम भी वेस्ट होता है। तो देखिए, ट्रेड डील पूरे दुनिया भर लोग प्रशंसा कर रहे हैं भारत को और मोदी जी को। आप पढ़िए, आप जितने फॉरेन मैगजीन, फॉरेन न्यूज़पेपर पढ़िए, सब प्रशंसा कर रहे हैं कि सबसे बेस्ट ट्रेड डील अभी हमारा। लेकिन विपक्ष के नेता झूठ बोलते रहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश को हमसे बेहतर मिल गया, जबकि मेरे मित्र पीयूष गोयल जी ने आके स्पष्टीकरण भी दिया है ये सच नहीं है, फिर भी वो झूठ बोलते हैं। जब ट्रेड डील नहीं हो रहा था, डिले हो रहा था, उस पर वो टिप्पणी देते थे विपक्ष के लोग। ट्रेड डील हो गया, उस पर भी वो खुश नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि ये सही बात नहीं है। सांसद अपने काम करना चाहिए, और विपक्ष का खास एक अपॉर्चुनिटी होता है सांसद चलने से, बहुत सारे प्रश्न उठा सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं।